करेंगे जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करेंगे और जिसमें हम सिर्फ आज रेगुलेटिंग एक्ट जो कि कंपनी रूल की तरह जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे क्राउन रूल, मतलब कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट का जो क्राउन था वहाँ का, जो उन्होंने जिस तरह से हमारे इंडिया पे जो कानून लागू किए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो लाए थे, उसे आज हम उसको नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। लेकिन आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए क्यों गए? मतलब पहले तो अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ यहाँ ट्रेडिंग पर्पस के, व्यापार की दृष्टि से आए थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्यों हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट्स लाने पड़े और इसको इंडिया की धरती पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि शासन करने की एक नीति भी कह सकते हैं। तो इसको बैकग्राउंड में पहले डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशंस बनी थी जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। बात 1764 की है, जिस टाइम पर बक्सर की लड़ाई हुई और उस टाइम पर एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई जिसको कॉन्क्लूड किया रॉबर्ट क्लाइव ने। उसमें कुछ शर्तें रखी गई जिसमें शाह आलम के सामने शर्तें रखी गई कि आप फरमान जारी कीजिए और उसके बाद उसके बदले में हम आपको 26 लाख रुपए का ल्यू देंगे। और इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर हम आपकी टेरिटोरी की हेल्प करेंगे, वहाँ की पॉलिसिंग, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए आपको हमें बदले में 56 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि होता ना कि किसी तरह से इधर से नहीं तो उधर से किसी तरह से ठग लिया जाए। उसके बाद शुजाउद्दौला के साथ भी एक ऐसा ही एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें ये बात की गई कि जो अंग्रेज थे वो उन्हें पेंशन देंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि शाह आलम से जो बंगाल की है वो दीवानी ले ली और निजामत राइट्स ले ली। निजामत मतलब कि वो राइट्स थे जो कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, जुडिशरी को मेंटेन करना था, इस तरह से। और दीवानी में क्या करना था कि रेवेन्यू को इकट्ठा करना, मतलब जो राजस्व होगा वो अंग्रेज इकट्ठा करेंगे दीवानी के तहत। तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों के हाथों चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1765 से लेके ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 में साइन हुई थी। 1765 से लेके 1772 तक डुअल गवर्नमेंट चली, मतलब कि अंग्रेज अलग से राज करेंगे और नवाब अपने हिसाब से अलग से राज करेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर क्या गेम खेली कि उन्होंने जो अथॉरिटी थी वो तो अपने पास रख ली, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सिर पे डाल दी। और जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास अथॉरिटी तो जीरो थी, लेकिन उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने पर्सनल एम्बिशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने लग गए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दबाने लग गए, जो किसान थे उनको दबाना शुरू कर दिया। इस तरह से जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो तो बैंकरप्ट होना शुरू हो गई। लेकिन जो पर्सनल जो उसमें ऑफिसर्स थे, जो उनके प्राइवेट एम्बिशंस थे, वो धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लग गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि कोई ना कोई ऐसा लॉ, ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट लाना चाहिए जिसकी वजह से इन पे शिकंजा कसा जा सके और हम कहीं ना कहीं इस पे निगरानी रख सकें। इसी सीरीज में उन्होंने डिसाइड किया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। 1773 एक पहला ऐसा स्टेप था जिस टाइम पर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अफेयर्स में जो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ पर जो कंपनी थी वो एक तरह से जो अपना एक वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर उसने ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू किया। पहला ऐसा स्टेप था जहाँ पर रेगुलेट करना शुरू किया या कंट्रोल करना किया, किस पे? कंपनी पे। अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पे तो कंट्रोल करना शुरू किया ही, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिया का जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स था उसमें, उस फील्ड में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दर्ज कराया। इसी सीरीज में रेगुलेटिंग एक्ट कह सकते हैं कि एक पहला स्टेप था जहां पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने पहला स्टेप ऐसा लिया ताकि वो यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में या फिर जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें इंटरफेयर कर सके। तो इसी सीरीज में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया और यहाँ पर ये बात की गई कि जो गवर्नर, जो बंगाल के उस टाइम पे गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित कर दिया गया। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर इसके साथ ही साथ अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पर, और उस टाइम पे मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे उनको
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का सबॉर्डिनेट बनाया गया, मतलब कि अब उनको कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं दी गई। अगर उनको कोई ना कोई कदम उठाना है तो उसके लिए उनको पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से पूछना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ इनको 4 ऐसे मेंबर्स दिए गए जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह काम करते थे और वो असिस्ट करते थे किसको, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को। इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंपनी थी, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उसने ये बोला कि आपको सारे के सारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट, जितने भी हिसाब किताब है, सारे के सारे हिसाब किताब को आपको ब्रिटेन गवर्नमेंट को सौंपना पड़ेगा। और ये कार्य किसके हाथ में सौंपा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, जिस टाइम पे ये ट्रेडिंग कंपनी, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, तो उस टाइम पे कोई ना कोई तो उसकी एक होता है ना कि जैसे बना दिए जाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई कि वो उस कंपनी को देखेगी। तो उस टाइम पे जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के सारे जैसे रेवेन्यू इकट्ठा करना है, मिलिट्री अफेयर्स हैं, सिविल अफेयर्स हैं, ये सारे के सारे जो अफेयर्स हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। तो इस टाइम पर जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें एक कंपल्सरी कर दिया गया कि सारे के सारे जो रिपोर्ट्स होंगे, जो हिसाब किताब होगा, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा। किसके द्वारा सौंपा जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था की गई जो कि कलकत्ता में एस्टैब्लिश की गई, और इसमें 4 जज थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 अदर जजेस थे। नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे पहले एक और एक्ट आया था जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के रूप में जाना जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज चेंज की गई थी कि जो जो डिफेक्ट 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में थे उसको यहाँ पर सिर्फ रेक्टिफाई किया गया था। और जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट थी उसको पावर्स दी गई थी कि अगर कोई ऑफिसर, जो अंग्रेज ऑफिसर्स है, अगर उनको ड्यूटी डिस्चार्ज करने में किसी तरह से कोई भूल चूक हो जाती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए क्या है, उनको इम्यूनिटी दी जाएगी, उन्हें किसी न किसी प्रकार की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट इसकी सीरीज में है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने देखा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो एक बॉडी थी, जो कि पहले सारे के सारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस थे, जितना हिसाब किताब था, वो सारा का सारा उसको किसको सौंपती थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट को। अभी यहाँ पर क्या कर दिया कि जो पहले सारे के सारे, वो कमर्शियल हो, चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल हो, सिविल के केसेस हो, मिलिट्री केसेस हो, जितने भी केसेस थे उसके सारे के सारे रिपोर्ट कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर जो कमर्शियल बॉडी है उसको अलग कर दिया गया और इसकी जितनी रिपोर्ट थी, जो इसकी देखभाल थी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दे दी गई थी। और जो पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री या सिविल जो अफेयर्स थे उनके सारी की सारी बागडोर किसको दे दी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया ऑफिस बनाया गया था, सेम टू सबमिट द ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द रेवेन्यूज एंड द ऑल सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर्स इन द इंडियन टेरिटरी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी, सबसे पहले ये वर्ड इस्तेमाल किया गया कि ये ब्रिटिश पोजेशन है, मतलब कि ये ब्रिटेन के जो अधिकार में है वो टेरिटरी है। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर पिट्स इंडिया एक्ट टर्न all the company's territory as the British possessions of Britain government. Next one is a Charter Act of 1813. इससे पहले एक और चार्टर एक्ट आया था 1793 में। यहाँ से चार्टर एक्ट्स की शुरुआत हुई थी। जो आखिरी जो चार्टर एक्ट था वो 1853 वाला था। तो लेकिन चार्टर एक्ट 1793 दैट इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसमें जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है वो बहुत कम थी और हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ज़्यादा हुई थी। सो वी विल हियर डिस्कस अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या था कि जैसे जैसे जब कंपनी के जो रेवेन्यूज जो बढ़ने लग गए और उसके बाद जो उसके प्राइवेट एम्बिशंस है वो ज़्यादा फुलफिल होने लग गए, तो इसकी वजह से जो ब्रिटेन में है वो इस ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे दबाव पड़ने लग गया वहाँ के बिजनेसमैन का कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है जो इंडिया के साथ ट्रेड करने की, उसको ख़त्म किया जाए और एक पॉलिसी जो कि लेजिस फेयर पॉलिसी, मतलब कि जो बिजनेसमैन हैं वो बिना किसी इंटरफेयर के, गवर्नमेंट के इंटरफेयर के वो बिजनेस कर सके, तो इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अगला चार्टर एक्ट आया था जो 1813 में आया था, इसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो मोनोपोली है ट्रेड में वो ख़त्म कर दी जाएगी। और लेकिन यहाँ पर जो मोनोपोली थी अभी भी कौन कौन सी रिमेन रह गई, जो चाइना
के साथ जो ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी वो एक तो वो रखा गया, और दूसरा टी में ट्रेड करने के, मतलब कि जो चाय का व्यापार था उसमें मोनोपोली रखी गई किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बाकी सारी की सारी मोनोपोलीज खत्म कर दी गई। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कि यहाँ पर सम ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए एक अलग से रखा गया किसके लिए, ताकि वो जो एनकरेजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द लिटरेचर एजुकेशन साइंस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया, मतलब कि जो इंडिया के जो नेटिव्स हैं उनको साइंस की एजुकेशन दी जाए, लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एक ये स्टेप उठाया गया था, सबसे पहली बार कि 1 लाख रुपीज को सैंक्शन किया गया था। ये एक ऐसा पहला स्टेप भी माना जा सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन थी उसने एक पहला ऐसा कदम लिया जहाँ पर थोड़ी सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दी, किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पर ब्रिटेन अभी राज कर रहा था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट इज 1833। दिस वॉज अ फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पर पूरा का पूरा केंद्रीकरण कर दिया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो पहले थोड़ा थोड़ा जो पावर्स दी भी गई थी प्रोविंशियल लेवल पर वो भी खत्म करके एक सेंट्रल पावर दी जाएगी। सो व्हाट वाज दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन, एंड हियर मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो एंडेड, मतलब कि जो मोनोपोली जिस टाइम पहले तो 1813 वाले में मोनोपोली सारी खत्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब कोई भी कंपनी आकर ब्रिटेन से यहाँ पर ट्रेड कर सकती थी, लेकिन चाय में और चाइना के साथ ट्रेड करने में उसे छूट मिली थी, लेकिन यहाँ पर सारी के सारी मोनोपोली को एंड कर दिया गया था। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे, अब जितने भी बनते थे, अब यहाँ पर जो पोस्ट नई क्रिएट की गई इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और जो पहले ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जो बढ़े तो यहाँ पर क्या था, जो बॉम्बे या फिर जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी वहाँ के जो गवर्नर्स थे उनके सारे की सारी लेजिस्लेटिव पावर को एंड कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जो सब इससे पहले जितने भी एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स बने थे या रेगुलेटिंग एक्ट्स बने थे उनको रेगुलेशंस बोला गया। रेगुलेशंस और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, रेगुलेशन मतलब कुछ टेरिटरी पे होना, मतलब कि कुछ ही एरिया पे होना, लेकिन इसके बाद जितने भी ये चार्टर एक्ट 1833 के बाद जितने भी एक्ट्स बने उसको एक्ट्स के नाम से जाना जाने लगा, मतलब कि ये बहुत ही वास्ट एरिया में इसको रेगुलेट किया जा सकता था। इसके अलावा जो यहाँ पर चार्टर एक्ट, जो भी यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर, वो किसके विश्वास पे काम करेंगे, हिज और हर मैजेस्टी, हर और हिज heirs एंड द सक्सेसर्स, मतलब कि जो ब्रिटेन की जो महारानी हो या महाराजा हो उनके विश्वास पर यहाँ पर सारी की सारी कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई कि ओपन सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, मतलब कि जो सिविल सर्विसेज थी वो पहले ओपन सिलेक्शन नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ उनको जो वहाँ के जो अंग्रेज थे उन्हीं में से सिलेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या था कि इसको ओपन कर दिया गया कि मतलब कोई भी जो इंडिया का भी कोई पर्सन है वो भी इसके लिए अपना सिलेक्शन दर्ज करवा सकता था, लेकिन ये सिलेक्शन क्या था, निगेट कर दिया गया बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसी सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वहाँ पर ओपन सिलेक्शन सिविल सर्वेंट्स का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किस तरह से धीरे धीरे इंडिया के प्रशासन व्यवस्था में और इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से धीरे धीरे ये स्टेप्स उठाए गए थे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट इज 1853। ये 1793 से जो चार्टर एक्ट शुरू हुए थे ये उस सीरीज का सबसे आखिरी चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी और इसके बाद जो एक्ट्स आने लगे थे वो कौन थे, वो क्राउन के द्वारा, मतलब कि उनको या तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे उनकी काउंसिल में 6 और मेंबर को ऐड किया गया ताकि वो असिस्ट कर सके किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को।
इसको एक पार्लियामेंट की तरह जो एक पैटर्न अपनाया गया वो मिनी पार्लियामेंट, मतलब कि जैसे जैसे कानून जो प्रोसीजर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट में फॉलो किया जाएगा वैसे वैसे ही जो प्रोसीजर है, पैटर्न है, वो सारे के सारे इंडियन कानून बनाने में भी फॉलो किए जाएंगे। इसलिए इसको इस एक्ट के बाद इसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद जो ये जैसे कि अभी आज के टाइम पर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी और जो एक स्टेट में भी मतलब प्रोविंशियल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट होती थी। इस एक्ट के तहत इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जैसे कि आज के टाइम पर सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है या स्टेट्स में अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं, तो उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। इसके जो 6 मेंबर्स में से जो 4 मेंबर्स थे वो इनको कौन अपॉइंट करेगा, मतलब 2 मेंबर्स तो अंग्रेजों की तरफ से वो जैसे मर्जी अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन 4 जो मेंबर्स थे वो लोकल प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा होगा। और वो कौन कौन सी जो प्रेसिडेंसीज थी जो ऐसा कर सकती थी, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। यहाँ पर 4 मेंबर्स ये वाले होंगे जो कि गवर्नर के काउंसिल को असिस्ट करेंगे। यहाँ पर ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर ओपन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट स्टार्ट कर दिया गया था। कौन से सर्विसेज के लिए, कॉवेनेंट सर्विसेज के लिए। 2 तरह के सर्विसेज होती थी, एक कॉवेनेंट सर्विसेज होती थी, एक अनकॉवेनेंट। कॉवेनेंट सर्विसेज मतलब कि जो कंपनी के रूल के द्वारा बनाई गई थी उनको कॉवेनेंट या फिर बहुत ही हायर लेवल की सर्विसेज में उसको कंसीडर किया जाता था, और जो दूसरी थी वो अदर्स किसी भी रूल की तरह बनाया जाता था और उसको अनकॉवेनेंट सर्विसेज के तहत मतलब कि लो लेवल ऑफ सर्विसेज के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया था। यहाँ पर क्योंकि ओपन सिलेक्शन शुरू हो चुका था तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। अगेन दिस कमेटी कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस दैट मैकॉले कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चार्टर एक्ट 1853। इसका क्या काम था, जैसे आज के टाइम पे अगर यूपीएससी का कोई एग्जाम होता है तो इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरह से उस टाइम पर भी एक कमेटी गठित की गई थी जिसको मैकॉले कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो पहले जितने भी एक्ट्स थे, जो चार्टर एक्ट्स आए थे, उसमें एक टाइम लिमिट दी गई थी कि 20 साल के लिए लीज पे दिया गया है कंपनी को ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। तो आगे यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया 1853 के बाद कि आगे कितने साल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ट्रेड करने की या फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने की इजाज़त दी जाएगी। क्योंकि सिचुएशन इंडिया में इस प्रकार से बनने लग गई थी कि 1857 की क्रांति के होने के चांसेस बनने लगे थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी श्योर नहीं था कि आगे किस प्रकार के एक्ट्स लाए जाएंगे। तो इसके बाद जो एक्ट्स लाए, इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई कि कितने समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लीज पे दिया जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद हम बाद में बात करेंगे अगले सेशन में कि क्राउन रूल्स किस प्रकार से एग्जीक्यूट किए गए इंडिया में। So thank you so much for this session. If you have any doubts, so you can leave in comment box so that I can cover in next videos. Thank you.